पहले बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो एक्सपीरियंस करेगा वो जो Q टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन फोर्स ऑफ चार्ज, फोर्स का mL/-2 और चार्ज का क्या होता है KT, तो mL/-3 × 10⁻⁻1, और ये वाला क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जियोमेट्रिकली फील्ड लाइंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ आता है, ठीक है। मतलब इस टाइप का जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बना दिया तो डाइपोल, तो यहाँ से रेज होगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोटोन जाएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल में कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट a water drop of mass 10⁻³ kg and having charge of 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, नीचे की तरफ वेट होगा, तभी जाके बैलेंस होगा। तो A = F/Q होती है, F = EQ। तो टू सपोर्ट द वाटर ड्रॉप F = क्या होना चाहिए mg, ऊपर में नीचे में, तो F = EQ × mg, फिर E का वैल्यू आ जाएगा, ओके। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव फ्रॉम ए कॉइल ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट इट वाज जस्ट फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁹ न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। इसमें भी सेम चीज है, यहाँ पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और यहाँ पे क्या होगा mg। मास कितना ग्राम में था, F = E × Q, फील्ड हमको दे दिया, EQ = m × g, इसका वैल्यू कितना 10⁹9, चार्ज हमको फाइंड करेंगे। m जो है 1.6 × 10⁻³ जी हमने 10 ही ले लिया, ठीक है। Q जो होगा 1.6 × 10⁻³ 10/10⁹9, 1.6 -3 दैट इज 10⁻⁻2 और ये हो गया -9। क्यों हो गया, ठीक है, चार्ज। तो इतना इसके पास चार्ज है, उसके बाद क्या लग जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q = n, n = Q/E का वैल्यूज कर दो, फिर ठीक है। ट्राई करो कितना है, देखो 10⁻⁷ हाँ 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स तो फील्ड का डायरेक्शन में लगेगा, ओके। प्रियक्षी, दीक्षा, शिवेंदु क्लियर हो गया बेटा? ओके, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म फील्ड 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल, ओके। और वैल्यू से गिवन है, ठीक है। और नहीं दिया होगा तो अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री ले लेंगे। तो
इक्वल टू 8/q न्यूटन पर कूलम बता दिया था, इस तरीका से आता है। इक्वल टू एक्चुअली बोलता है कि तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता है। ओके, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, मतलब जैसे डिस्टेंस जाएंगे तो पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा, है ना। तो उसमें इसको वोल्ट होता है, इसका मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। अभी इस जगह पे जो है ये वाला पेंडुलम था, और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इसको इधर लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये यहाँ जाके स्टे करेगा। यहाँ पे थीटा एंगल था, इसमें क्या लगता है, ऊपर की तरफ टेंशन लगते हैं, टेंशन ये वाला थीटा तो एकदम पास पैरेलल होती है इसका, तो एक थीटा होगा, ठीक है। ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, इधर क्या लगेगा टी साइन थीटा। दैट मीन्स जब वो इक्विलिब्रियम में है, टी साइन थीटा किसको फोर्स को बैलेंस करेंगे और टी कॉस थीटा किसको एम जी को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। तो थीटा कितना 27 डिग्री। एक चीज पूछा गया, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड एंड द एंगल इट मेक्स। ये जो एंगल बना रहे नियर अबाउट 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। उसका टेंशन फाइंड करना है, टी साइन थीटा इक्वल टू एम, तो टी इक्वल टू एम अपॉन साइन थीटा। tan थीटा का वैल्यू आ चुका है, tan थीटा कितना है 0.51, तो अभी उसमें से tan थीटा 0.51 है, 51 अपॉन 100, ओके। तो एच का वैल्यू निकल जाएगा, एच का वैल्यू 51 का स्क्वायर कितना था रे 2, सॉल्व कर दिए इतना होगा, ठीक है। साइन थीटा पी अपॉन एच 51 अपॉन 112.2, वैल्यूज को पुट कर दो, पुट करने के बाद फिर आंसर आएगा, ठीक है। तो 2, अच्छा इसको थोड़ा छोटा ही कर देता है, -2 कर दो, सॉल्व किया कितना है 1 पॉइंट इससे आउट हो गया 60, 1/2 10 पर -2 डिवाइडेड बाय 51, सॉल्व करके फिर आ जाएगा न्यूटन। इस जगह पे मिस्टेक हुआ, ये वाला पार्ट है ना, ये चार्ज था जो मास पुट, इतना ही पर्सन चेंज करना पड़ेगा, काफी सारे चेंज हो जाएंगे। तो टाइम का शॉर्ट स्पीड गलत है, into 10 to the power -8. अभी फाइंड करो, इसलिए गलत है। अब बेटा इसमें थोड़ा चेंज कर लेना बेटा, ऑनलाइन में भी जो है एक क्यू था इतना दिया था 2 × 10⁻⁸, वहाँ पे मास पुट हो गया था बेटा, इसलिए गलत आया था। तो 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁴ 51 112.2, ओके। कितना 8, हाँ 8.8 × 10⁻⁴,
ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ही एक टॉपिक दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके मतलब इधर सुन लो बेटा, दिया डेफिनेशन। जैसे मतलब हमने कोई ये बोला कोई सरफेस है, तो सनलाइट आ रहा है, इसके ऊपर पूरा लाइट आ जाएगा, लेकिन अभी हम इसको टिल्ट कर देंगे, पूरा तो नहीं आएगा। दैट मीन्स जैसे कोई फील्ड लाइन से जा रहा है, कोई सरफेस ऐसा है, सारे फील्ड लाइन से इसके थ्रू चला जाएगा, और भी दो चार बनाएंगे एंड तक फील्ड लाइन सर चलेगा। अभी हम इसको टिल्ट करते हैं इस जगह पे ऐसा। अभी ये जो कॉलम की ऐसे चेंज कर जाते हैं, फील्ड लाइन्स एक तो चला गया, सभी नहीं जा पाएगा, एक लाइन बाहर से जाएगा, बस ऊपर की तरफ चला गया। तो इसके मतलब इसका ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्लियर। एरिया, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब जैसे कोई ये वाला मोबाइल लिया, तो इस जगह से फील्ड लाइन आ रहा है, इधर मूव कर रहा है, इसका जो परपेंडिकुलर होता है, एरिया का जो परपेंडिकुलर है उसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, उसके डायरेक्शन में होते हैं। जैसे देखो ये मतलब कि ये होता है इसका नॉर्मल, और इसी डायरेक्शन में क्या होता है, एरिया वेक्टर। अभी जितना भी फील्ड लाइंस जाएगा वो एरिया का ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट ds। जो ds है ना, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। आई बोले ऐसा होगा, थीटा कितना होगा, इसमें फील्ड का जो डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन तो सेम है ना, एन वेक्टर का जो डायरेक्शन है फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, तो थीटा कितना होगा, सेम डायरेक्शन में होता है तो थीटा कितना होगा। ई और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा 0 डिग्री है, तो इसको क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स क्या हुआ, मैक्सिमम। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं रखे परपेंडिकुलर रखते, जैसे फील्ड ऐसे जा रहा, अब तुमने अभी इसको ऐसा रखा, नहीं तो फूलों ऐसा रखा। इस सरफेस में कितना फील्ड लाइन जाएगा, चाहिए नहीं, इसका एरिया वेक्टर तो इधर है ना, और फिर जरा इधर, तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों, इस केस में इस वाले एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, पहले इस वाले एरिया के थ्रू जैसे ये वाला ऐसे जा रहा था इस एरिया के थ्रू, अब इसको हमने ऐसे रख दिया, तो फील्ड लाइन तो क्रॉस नहीं होगा, तो फील्ड लाइन क्रॉस नहीं होगा तो क्या होगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। कैसे, फ्लक्स इक्वल टू क्या है, ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस ये वाला तो इधर के नॉर्मल वेक्टर है और इसका डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री होगा, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री, दैट विल बी इट। बस समझ में। तो फील्ड हम लोग तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, जो भी क्वेश्चन हम लोग करते थे जितना फील्ड था उतना ही लिए थे, लेकिन ओरिएंटेशन को चेंज कर देंगे तो फील्ड के वजह से जो इफेक्ट होगा कम हो जाएगा। इसीलिए क्या कॉन्सेप्ट है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो, जैसे बोले यहाँ से पानी चल रहा है, किसी को नहाना है, वो इधर खड़े तो कैसे नहाएगा, पानी जाएगा उसके पास, नहीं जाएगा, यहाँ पे खड़े होना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड। किसी का हाथ के पोर्शन धोना है, ओके, और वो उसको ऐसा रखा है, ये ऐसा रखा है, नहीं जाएगा। जैसे मतलब ये पोर्शन है, ऐसा होगा तो इसके ऊपर इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसको ऐसा रख दिया तो क्या होगा, इफेक्ट नहीं आएगा।
दैट मीन्स फील्ड जो कितने अमाउंट में जाएगा वो डिपेंड करेगा फील्ड लाइन्स उसके थ्रू क्रॉस कर रहा है कि नहीं। अंडरस्टूड? तो फ्लक्स का अनदर डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया। तो मेजर कैसे करेंगे? उसके लिए मेजर होता है फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। क्लियर? अब इसका दो नियम निकल लेते हैं। अच्छा, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? फ्लक्स का यूनिट क्या होगा? बोलो, फ्लक्स का यूनिट इधर देखो। हाँ, फाइव इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। तो अभी क्या है? cos थीटा। इसका कितना होता है? न्यूटन पर मीटर। इसका क्या होता है? मीटर है ना? और इसका तो डायमेंशन कुछ नहीं होता, तो न्यूटन मीटर पर फ्लक्स कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स का होता है स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स का डायमेंशन बोले तो ई का जो है, ई का डायमेंशन तो हम लोग तो पहले फाइंड किया था। ई का डायमेंशन क्या था? एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 और यहाँ पे और एक एल इंटू कर एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ठीक है, हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल नंबर सॉरी एरिया है ना, एरिया तो है। एरिया है मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद इसका क्वेश्चन वाईजेड प्लेन बोलना है बेटा इसको। तो इस डायरेक्शन को हमने क्या एक्स बोला, इधर वाले डायरेक्शन को वाई बोला, ऊपर वाले को क्या जेड बोला। दैट मीन्स वाईजेड प्लेन ये वाला आ गया। इसका नॉर्मल कौन सा होगा? एक्स वाला होगा। अंडरस्टूड? तो इसकी मतलब जो हम लोग को दे रहा है ये तो तुम्हारा इतना है 6i का प्लस 3 ठीक है 4 की। और डीएस वेक्टर कितना लो? डीएस वेक्टर कितना होगा बेटा? 20i। ठीक है ना? क्यों हुआ? नॉर्मल वेक्टर एरिया वेक्टर ऑफ वाईजेड प्लेन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस वाला आई क्या? अभी फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है? ई डॉट डी एस होता है। ई कितना है? 6i क्या प्लस 3j क्या 4 क्या डॉट करके कितना 20i। आई और आई का डॉट कितना होता है? आई डॉट आई, आई का डॉट आई के साथ कितना होता है? 1 होता है। क्यों? ठीक से देखो। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या बेटा? ए बी कॉस थीटा है बेटा। आई आई मतलब 1 होता है ना, तो आई आई मतलब 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। इसे क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब 1 होती है,
तो आई डॉट आई इंटू आई का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। कॉस कितना है? 0 है। जब दोनों चीज़ सेम है उसका डायरेक्शन 0 होगा। तो आई डॉट आई कितना होता है? 1 होता है। लेकिन जे डॉट आई कितना होगा? 0 होगा। बस दोनों के बीच में एंगल क्या? 90 डिग्री कॉस 90 0। तो क्या लिखेंगे बेटा? 6 इंटू 20 प्लस 0 प्लस तो 120 यूनिट्स। इसमें इस तरीका से दिया, इसमें इस तरीका से दिया, तो फ्लक्स का क्या लिखेंगे? इतना यूनिट्स। रिएक्सी, इज इट क्लियर? ओके, ये मान लो फील्ड है, ठीक से सुनो है, ये फील्ड है, ये इसके साथ कितने एंगल कर रहा है? 90 डिग्री। लेकिन नॉर्मल वेक्टर कितने एंगल कर रहा है? इसके साथ, ये इसके साथ फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फील्ड के साथ ये वाला कैसे रखा? परपेंडिकुलर रखा। ये जो फील्ड के साथ नॉर्मल वेक्टर ये वाला होता है ना, नॉर्मल वेक्टर कितने एंगल कर रहा है? 0 कर रहा है। प्लेन 90 कर रहा है, लेकिन नॉर्मल वेक्टर 0 कर रहा है। इस चीज़ को पक्का ध्यान रखें। जैसे देखो, कोई भी चीज़ हमारा ऐसा हाथ है, ठीक है ना, इसी का काम करते हैं तो इसी हो जाए। जैसे ये वाला उंगली है, इस सरफेस के साथ फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन इसके नॉर्मल के साथ क्या पैरेलल है? नॉर्मल तो ये वाला होता है, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन पे जो गिवन है वो जो फील्ड के साथ किसका दिया है? सरफेस का। सरफेस फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल कर रहा है, तो नॉर्मल कितना करेंगे? जैसे यहाँ पे ये इसके साथ 90 कर रहा था, तो नॉर्मल कितना कर रहा था? 0 कर रहा था। 90 माइनस 90 0 है कि नहीं? 90 माइनस 90 क्या? 0 हो गया। यहाँ पे कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर? तो जो मतलब प्लेन उसके साथ थीटा एंगल करेंगे, तो नॉर्मल उसके साथ कितना एंगल करेंगे? 90 माइनस थीटा। बात क्लियर? आगे से हाँ, cos 30 लगेगा, लेकिन 30 कहाँ से आया ये पक्का ध्यान रखें। जो मान लो कि सरफेस सपोज फील्ड के साथ 90 एंगल कर रहे हैं, तो नॉर्मल के साथ कितना करेंगे? 0, ठीक है। नॉर्मल कौन सा होता है? इसका नॉर्मल है ना, ये वाला डायरेक्शन होता है नॉर्मल। जो एरिया वेक्टर, ये जो एरिया होता है जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रहा है उसके साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो सरफेस इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका परपेंडिकुलर इसके साथ क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी तुमको देते हैं फील्ड के साथ प्लेन का डायरेक्शन देते हैं, सपोज थीटा, तो नॉर्मल का डायरेक्शन कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पे जो देखो एंगल बिटवीन फील्ड एंड सरफेस इज 60 डिग्री। उसके बाद क्या लिखोगे? therefore angle between field and area vector, एरिया वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर मतलब एरिया का नॉर्मल डायरेक्शन, इक्वल्स टू 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना होगा? 30 डिग्री। ओके, भाई फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? EDS cos थीटा, EDS cos हमारा 30 डिग्री। DS में क्या लेंगे? पायर स्क्वायर, E इंटू पायर स्क्वायर। cos 30 कितना होता है? √3/2। E कितना है? 5 इंटू पाई 3.1 को ले लो,
रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर इंटू 3/2। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है अभी आ रहा है ना। ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी कोई भी क्वेश्चन देगा फ्लक्स का तो उसका डायरेक्शन जरूर ध्यान रखें कि प्लेन के साथ दिया और एरिया भी, एरिया वेक्टर के साथ तो कभी नहीं देगा, क्योंकि प्लेन ही देगा कि किताब कैसे रखा है, प्लेन कैसे रखा है। ठीक है, यूनिट हमने गलत लिख दिया था इसका, 1.36 into 10 to the power 4 क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो ऐसे लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसे लिख देंगे, देखने में अच्छा -1। प्रियाक्षी समझ में आ गया बेटा? अच्छा, और एक बार बताता हूँ, सुनो। जैसे हमारे पास ये वाला रेड वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा, फील्ड ऐसे जा रहा है, ये वाला YZ प्लेन है, सपोज ऐसा करके देता हूँ, YZ प्लेन ऐसा आ रहा है, ठीक है बेटा। फील्ड जो है, फील्ड ऐसा आ रहा था, अरे ये YZ प्लेन है, तो अभी एंगल कौन सा लेते हैं फील्ड के साथ, ये जो एरिया होता है ना इसका नॉर्मल वाले को लेते हैं, मतलब जो फील्ड आते हैं और जिस एरिया में जा रहा है उसका नॉर्मल के साथ। तो हम लोग का तो ये प्लेन है, ये वाला YZ प्लेन है, तो इसका नॉर्मल कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो देखोगे ये फील्ड है और इसका जो नॉर्मल है ये वाला है पार्ट है इस डायरेक्शन, तो कितना एंगल करेगा, दैट विल बी 0 एंगल। ये ऐसा करके जा रहेगा और फील्ड लाइन निकलेगा कैसे, ये तो एंटर कर रहा है, निकलेगा तो सफेद सरफेस, इस सरफेस, और इसका नॉर्मल ये वाला होता है, तो फील्ड ऐसा जा रहा है, ये इसका प्लेन है, इसका नॉर्मल के साथ ये जो फील्ड होगा पैरेलल होगा, अंडरस्टूड। आई मान लो कि ये इसके साथ 90 डिग्री एंगल करते हैं, इसका नॉर्मल कितना करेंगे, 90 - 90 0 एंगल करना है। तो कभी भी जो प्लेन है, प्लेन मान लो फील्ड के साथ थीटा एंगल करेंगे, तो नॉर्मल के साथ क्या होगा, 90 - थीटा एंगल करेंगे। ये बात क्लियर है? तब भी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रहा है? केमिस्ट्री के टाइम में तो काफ़ी खुश रहा, तो फिजिक्स में तो डिफिकल्ट हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है पता, तभी तो असल करें। वो बिगिनिंग में क्या था, इसके यूनिट टेस्ट था शिवेंद्र का, तो फर्स्ट चैप्टर वाला पूरा आएगा। मेरा ये था कि एक्सियल इक्वेटोरियल के सबका डेरिवेशन एक बार उसको रिवीजन करा देता हूँ, उसने कर लिया पूरा। तो मैं उस चक्कर में था कि थोड़ा सा फील्ड पढ़ा के फ्लक्स पढ़ा दूंगा, फ्लक्स पढ़ा के जो है एक्सियल इक्वेटोरियल का प्रूफ करा देंगे, उसके बाद फ्लक्स के रिलेटेड गॉस लॉ पढ़ा देंगे, गॉस लॉ के बाद उसका 3 डेरिवेशन करा देंगे, तो उसका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट में हमारा मिस्टेक हुआ कि तुम तो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, जल्दी पढ़ाएंगे तो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ये चीज़। लेकिन ये तो पता चल गया बेटा, फील्ड क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, एंगल क्या चीज़ है। अच्छा, अभी केमिस्ट्री का 2-4 सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, तो अभी आज ही खत्म हो जाएगा सर, आज ही तुम जाओ जल्दी जाओ। अच्छा, वेंडर फैक्टर, वेंडर फैक्टर सुने हो ना? यस, वेंडर फैक्टर, AlCl3 का वेंडर फैक्टर कितना होगा, AlCl3 का वेंडर फैक्टर, KCl का वेंडर फैक्टर कितना था, 2 था, क्यों था, K प्लस Cl माइनस था, इसका कितना होगा, Al3 प्लस और 3Cl माइनस, कितना हुआ, 4 हो गया। इसका 1 आया, इसका 3 आया, 4 हो जाएंगे। अच्छा, ओके,
अच्छा उसका बताओ, सोडियम सल्फेट का कितना होगा वेंडो फैक्टर? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट फॉर्मूला गलत क्या? सोडियम सल्फेट है Na2SO4, सोडियम का एक, सोडियम का 2 और सल्फेट का 1 है ना, Na2SO4 Na+SO4 माइनस, इसका 1 है, इसका 2 है, तो कितना होगा? 3 हो गया। अंडरस्टूड बेटा? अच्छा दूसरा देखो, बेकिंग सोडा का वेंडो फैक्टर। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? भूल गई? NaHCO3 क्या था? Na+HCO3 कितना होगा? कंप्लीट डिसोसिएशन। H2SO4 का वेंडो फैक्टर H2SO4 कंप्लीट डिसोसिएशन। रिएक्सी H2SO4 का वेंडो फैक्टर कंप्लीट डिसोसिएशन में 3, यस नहीं, H2SO4 2H प्लस और SO4 2 माइनस, इसका 2 आयन, इसका 1 आयन, 3 आयन होगा, 3 होगा वेंडो फैक्टर। क्लियर? ये चीज आ गई। अच्छा दूसरा तुम्हारा जो है वॉशिंग सोडा का वेंडो फैक्टर। वॉशिंग सोडा क्या फॉर्मूला है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या था? NaHCO3, वॉशिंग सोडा क्या होगा? Na2CO3। Na2CO3 में कितने होंगे? Na2CO3 बोलो, Na2CO3 का वेंडो फैक्टर कितना होगा? Na2CO3 कैसे नहीं होता? Na2CO3 तो सोडियम का 2 + 1 = 3। अभी बताओ एक एग्जाम्पल बताओ जिसका वेंडो फैक्टर 4 है। वेंडो फैक्टर 4 एल से 5 किसकी है? 5 वेंडो फैक्टर किसका हो सकता है? वेंडो फैक्टर 5 किसका? एक एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड में सब कुछ है। चलो चलो ट्राई करो, यहाँ पे देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, फिर बनाओ, वेंडो फैक्टर बन जाएगा। एल्यूमिनियम का +3 और सल्फेट का 2, वही होगा ना, Al2SO4 होल थ्राइस, बिकॉज एल्यूमिनियम का 3+ और सल्फेट का 2-, तो क्या होगा? 2Al3+ और 3SO4 2-, 2 + 3 दैट इज 5। ठीक है, ये वाला अच्छा लगा ना, फिजिक्स से भी अच्छा ना। वेंडो फैक्टर, तो वेंडो फैक्टर का एग्जांपल जरूर ध्यान रखिएगा। 3 किसका होता है? 2 तो पूछेगा कभी नहीं, 3 पूछेगा, 4 पूछेगा, 5 पूछेगा। 3 किसका? एलसीसी तो 4 है, एलसीसी का 4 है, 3 किसका है? H2SO4 Na2CO3 जितने भी है। ओके, 5 किसकी है? एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके हो गया। वेंडो फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? I = आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। उसके बाद क्या था? IOC, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या था? INA, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, क्लियर बेटा?
ये सब चीज़ हो गया था। उसके बाद सॉल्यूशन, हाँ फटाफट देखते हैं। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट बताइए। हेनरीज लॉ